तरह के बेहुदे बेबुनियाद ला यानी इल्ज़ामात बोर्ड पर लगाना जो है, सिवाय उससे ज़रिए से आप इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथ मजबूत करेंगे और कुछ नहीं। बोर्ड के अंदर एजेंसीज़ के लोग बैठे हुए हैं, बोर्ड के अंदर आरएसएस के लोग बैठे हैं, बोर्ड की क़यादत गोदी क़यादत है, तो फिर उसका सबूत पेश कीजिए। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि विमेन विंग को ख़त्म किया गया। तो ना तो उसे तहलील किया गया, ना उसे ख़त्म किया गया, ना कन्वीनर को हटाया गया। हाँ, अभी भी काम करेंगी, आइंदा भी काम करेंगी, इससे कोई रोक नहीं रहा है ख़वातीन को। आपने रोका ना रोक तो दिया आपने काम करने से, इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। एक खबर जिस पर लगातार आपको हम कुछ ना कुछ अपडेट देते चले आ रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि एक ऐसा इदारा है कि जिसकी बात तमाम मुसलमान मानते हैं और मुसलमानों का एक बड़ा इदारा है, जिसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना जो वुमेन विंग है उसको खत्म कर दिया है, यानी जो महिला शोबा बनाया गया था उसको खत्म कर दिया है। और ऐसी इत्तलात खुद महिला विंग की जो चीफ थी, कन्वीनर थी, उनकी तरफ से सामने आई थी, डॉक्टर अस्मा जहरा की तरफ से। लेकिन इस पूरे मामले पर आज आपको हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं कि जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और इस पूरे मामले पर तफसील से आपके सामने बात रखेंगे। इनसे सभी सवाल किए जाएंगे कि आखिर बोर्ड में क्या हो रहा है और क्या खबरें बोर्ड से बाहर आ रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कासिम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, आपका जो वुमेन विंग है जो कि काफ़ी फ़ाल भी था, काम भी कर रहा था, तमाम चीज़ें उसके ज़रिए हो रही थी, क्या अचानक से ज़रूरत पड़ी कि वुमेन विंग को ख़त्म कर दिया जाए? ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि विमेन विंग को ख़त्म किया गया है। मार्च 2022 को बोर्ड की मजलिस आमला का इजलास लखनऊ में हुआ था और उसमें कई अरकान बोर्ड ने ये बात रखी थी कि विमेन विंग जो है वो अपने दायरेकार से तजावुज़ कर रहा है, बाज़ ऐसी सरगर्मियाँ उससे अंजाम दी जा रही है जो बोर्ड के दायरेकार में नहीं आती। तो विमेन विंग के ज़वाबित, उसका दायरेकार, उसका दायरे अमल मुतय्यन होना चाहिए और इस काम के लिए एक कमेटी बना दी गई थी और मैं उस कमेटी का कन्वीनर था। उस कमेटी में 5 अफराद थे, 2 ख़वातीन थी, 3 मर्द थे। हमें मई में सदर साहब का बाज़ाब्ता ख़त आया और उसमें ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसके कन्वीनर है कमेटी के और ये कमेटी है, आप इसकी मीटिंग करके विमेन विंग के ताल्लुक़ से ज़वाबित बनाइए और उसका दायरेकार मुतय्यन कीजिए और अपनी सिफारिशात हमें करने के बाद भेज दीजिए। हमने अपनी कमेटी की मीटिंग की, तफसील से तमाम मसले पर गौर किया और ये फ़ैसला किया कि ज़वाबित और उसका तरीक़ाकार और उसका दायरेकार बनाने में कुछ वक्त दरकार है। अलबत्ता हमने एक और सिफारिश की उसमें और ये कहा कि हमारे बोर्ड के अंदर बहुत सारी बासलाहियत ख़वातीन हैं, बहुत क्वालिफ़ाइड है और उनका कोई ख़ास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, विमेन विंग में भी उनको कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है। तो उन तमाम ख़वातीन को बोर्ड की जो कमेटियाँ हैं, दारुल क़ज़ा कमेटी है, इस्लाह माशरा कमेटी है, तफ़हीम शरीयत कमेटी है, लीगल कमेटी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक़ कमेटी है, इन तमाम कमेटियों के अंदर सलाहियत के एतबार से और इंटरेस्ट के एतबार से उन ख़वातीन को शामिल किया जाए। और ये भी सिफारिश की कि आइंदा भी अगर कोई कमेटी बोर्ड बनाए अपने मकासद के हुसूल के लिए तो उसमें भी बासलाहियत ख़वातीन को जगह मिलना चाहिए। ये सिफारिशात हमने सदर बोर्ड को भेज दी। सदर बोर्ड की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी साहब ने ख़वातीन से उनका इंटरेस्ट मालूम किया, उनकी सलाहियत के एतबार से तमाम कमेटियों में, जो कमेटियाँ हमारे यहाँ हैं उन तमाम कमेटियों में 2-2, 3-3, 4-4 ख़वातीन को शामिल कर लिया। और उसके बाद 10 अक्टूबर को कमेटी विमेन विंग की कन्वीनर मोहतरमा डॉक्टर अस्मा जहरा साहबा को ख़त लिख के ये कहा गया कि सरे दस्त आर्जी तौर पर आप विमेन विंग की सरगर्मियों को मौकूफ़ कर दें, मुअत्तल कर दें, सस्पेंड करें। और जैसे ही ज़वाबित बन जाएंगे उसके बाद दोबारा उसको बहाल कर दिया जाएगा। तो ना तो उसे तहलील किया गया, ना उसे ख़त्म किया गया, ना कन्वीनर को हटाया गया,
सिर्फ ये कहा गया कि चूंकि कमेटी को ये काम असाइन किया गया है और वो ज़वाबित बना रही है और ज़वाबित बनने के फ़ौरन बाद इसको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। तो ये कहना कि कन्वीनर को हटा दिया गया या विमेन विंग को विमेन विंग को ख़त्म कर दिया गया, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ना हमारे सिफारिशात में है, ना जनरल सेक्रेटरी साहब के ख़त में है। लेकिन ये चीज़ कोई और नहीं कह रहा है, खुद जो कन्वेनर हैं यानी थी, उन्होंने खुद कहा है और फिर ये भी कहा उन्होंने कि मुझे जिस मीटिंग में ले जाया गया उस मीटिंग में मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया, मुझसे किस तरह बात की गई, मुझसे ये कहा गया कि आपके पास बस 2 रास्ते हैं, या तो आप साइन करिए या यहाँ से उठकर चली जाइए। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि ये ख़त बहुत ही ऐसा ख़त था जिसको एक्सेप्ट करने में किसी को भी कोई वो नहीं होना चाहिए, इश्काल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके जवाब में बजाय इसके कि वो उसको उस जनरल सेक्रेटरी साहब के ख़त को एक्सेप्ट कर लेती, उन्होंने आमला के अरकान को 5 पेज का एक ख़त लिखा और उस ख़त से यही तासुर दिया गया कि गोया हमने विमेन विंग को तहलील कर दिया है और कन्वीनर विमेन विंग ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी खिदमत अंजाम दी, अपनी प्रैक्टिस को यानी जो वो डॉक्टर हैं उसको दाव पे लगाया, उन सब पर पानी फेर दिया गया। और फिर ये बात कही गई कि बोर्ड के अंदर कुछ एजेंसीज़ के लोग बैठे हुए हैं और कुछ भक्त बैठे हुए हैं, क़यादत गोदी क़यादत है। तो ये ख़त मामूली नौई का ख़त नहीं है। अच्छा चलिए, अगर आपने ख़त लिखा आमला के लोगों को, अगर वो आमला के लोगों तक महदूद होता तब भी कोई बात नहीं थी। आपने आमला के लोगों के बजाय, यानी मैं तो आमला का रुकन हूँ, मेरे पास वो ख़त नहीं आया वो, लेकिन सोशल मीडिया में डाल दिया गया ख़त। सोशल मीडिया में वो ख़त चला गया और उसके बाद फिर आप जानते हैं सोशल मीडिया में बहस मुबाहिसे शुरू हो गए और ऐसा तासुर दिया गया कि बहुत बड़ा जुल्म पर्सनल लॉ बोर्ड ने कन्वीनर विमेन विंग के ख़िलाफ़ किया है कि उनकी इतनी सलाहियतें, उनकी इतनी जद्दोजहद, इतनी क़ुरबानियाँ, इतनी काविशें, सब पर पानी फेर दिया। बिल्कुल गैर मुतल्लिक़ बात है। ना तो विमेन विंग को तहलील किया गया और ना कन्वीनर को हटाया गया। वक्ती और आर्जी तौर पर उसकी सरगर्मियों को मुअत्तल किया गया और ये बात भी कम्युनिकेट कर दी गई कि जैसे ही ज़वाबित बन जाएंगे दोबारा इसको बहाल कर दिया जाएगा। एक बात तो चुनांचे उससे जो डैमेज हुआ है, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई मामूली तंजीम नहीं है, मुसलमानों का एक मुत्तहदा मुश्तरका विफाकी प्लेटफॉर्म है। हिंदुस्तान का कोई भी मकतब फ़िक्र, कोई भी मसलक, कोई भी बड़ी अहम दीनी और मिली तंजीम, मुल्क के तमाम जय्यद उलमा, जितने बड़े दीनी मदारिस है, वो अच्छे हमारे दानिश्वर, सहाफ़ी और वकला हजरात उसके अंदर मौजूद है। ये चुनिंदा लोग हैं पूरे मुल्क के और वो बनाया गया है शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। एक बावक़ार इदारा है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा प्लेटफार्म है। उस पर अगर आप ये इल्ज़ाम लगाते और कोई और नहीं लगा रहा है, बोर्ड की ही एक अहम रुकन जो कि रुकन आमला भी है और तासीसी रुकन भी है, वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि बोर्ड में ऐसे लोग बैठे हुए हैं और गैबी हाथ है। और वो लोग गैबी हाथ का जो जिक्र किया गया है उस ऑडियो क्लिप में कहा गया है कि भाई कोई गैबी मदद आप लोगों के पास है और उसी के ज़रिए आप महिलाओं को काम नहीं करने देना चाहते, क्योंकि जो महिलाएं हैं वही प्रदर्शन के लिए आगे आती हैं, हिजाब का मामला ताज़ा चल रहा है, इसलिए जो गैबी ताकतें हैं, जिससे इशारा साफ तौर पर आरएसएस है। अगर मैं खुलकर कहूँ आपसे और सवाल पूछूं तो आरएसएस के कुछ एजेंट हैं जो बोर्ड में बैठे हुए हैं, पता नहीं वो इशारा किसकी तरफ हो, शायद आपकी तरफ हो सकता है या शायद किसी और की तरफ हो सकता है कि आप लोग नहीं चाहते कि महिलाएं काम करें, इसलिए आपने इस शोबे को आनन फानन में जो भी आप कहें तहलील या मौकूफ़ वो कर दिया। देखिए साहब, आपको ये बता दूं मैं आपसे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में पहले 5-6 ख़वातीन होती थी, ठीक है? हम लोग जब बोर्ड में शामिल हुए तो हमने ये बात कही कि मुसलमानों में अगर हमको इस्लाह माशरा का काम करना है, मुसलमानों की आयली मामलात में तरबियत करनी है, तो ख़वातीन के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये काम अंजाम नहीं पा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हम लोग जब बोर्ड में आए थे तो हमने ये महसूस किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम माशरे की इस्लाह और तरबियत का काम करता है, शरीयत तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है, तो ये काम ख़वातीन के इन्वॉल्वमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है।
तो ख़वातीन का रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए, अलामती नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मुसलमानों की जो बासलाहियत ख़वातीन हैं, जो दीनदार भी हों, बासलाहियत भी हों और शरीयत पर अमल करने वाली भी हों, ऐसी ख़वातीन को बोर्ड में शामिल करना चाहिए। तो देखिए, बोर्ड में 5 से बढ़ाकर उनकी तादाद 30 कर दी गई। फिर हम लोगों ने यानी ये मुतालबा किया कि जो हमारी आमला है, वर्किंग कमेटी है, इसमें भी ख़वातीन के लिए बाज़ाब्ता रिजर्वेशन किया जाए। चुनांचे 5 यानी ज़ाहिर है कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 30 की तादाद सही है, ये नहीं कहता हूँ कि 5 की तादाद सही है, लेकिन कुछ नहीं से बेहतर है। तो अब वर्किंग कमेटी में 5 ख़वातीन की यानी कि इस नशिस्तें मुतय्यन कर दी गई और रिज़र्व कर दी गई। उसके बाद फिर विमेन विंग बनाया गया। तो आपका ख्याल ये कि विमेन विंग सिर्फ मौलाना वली रहमानी साहब ने ऐलान कर दिया, इस तरह बन गया? उसके लिए भी कोशिशें हम लोग कर रहे थे कि भाई विमेन विंग बनना चाहिए और उसके ज़रिए से मुस्लिम माशरे के अंदर काम करना चाहिए। तो ये इल्ज़ाम लगाना कि बोर्ड के अंदर कुछ लोग हैं जो ख़वातीन काम नहीं कर, अभी आप अंदाज़ा लगाइए, अब इस दरमियान में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं उसमें लाजमन एक ख़ातून को बोर्ड की शामिल किया जाता था। अक्सर बेशतर अस्मा ज़हरा साहिबा होती थी, या अगर अस्मा साहिबा नहीं है तो किसी और दूसरी खातून शामिल किया जाता था। इसलिए कि हम और उनको भी मौका दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, ऑर्गेनाइज़ कीजिए। ये जो जितने काम हुए पूरे मुल्क में, प्रदर्शन का काम और आपके कहना चाहिए तहरीक चलाने का काम, दस्तखत लेने का काम, ये बग़ैर लोगों के ताउन और मर्ज़ी के हो गया क्या? एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कासिम साहब के ये सब चीज़ें तो हुई जो आप बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बोर्ड ये चाहता है कि महिलाएं बोर्ड में इसलिए एक ख़ास शोबे के तहत काम ना करें क्योंकि हुकूमत ऐसा चाहती है, क्योंकि हिजाब का मामला हो, CA NRC का हो, उसमें अच्छा किरदार और एक अहम रोल सिर्फ महिलाओं ने निभाया। और आज भी वही वजह है कि महिलाएं जब आवाज़ उठाती हैं तो उसका असर ज़्यादा पड़ता है, उन पर प्रेशर नहीं बनाया जाता, ख़ास तौर से मर्दों के बनिस्बत। यही वजह है कि आप लोग हुकूमती इशारे पर काम करते हैं और अब आप ये नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़ें क्योंकि हिजाब का मामला सामने है, हुकूमत को नुकसान हो रहा है, लिहाजा बोर्ड हुकूमत के तहत काम कर रहा है। देखिए, मैं असल में ये जो ये इल्ज़ाम है, आप मुझे बताइए ना, मैंने तो आपको बताया कि ख़वातीन विंग का क़याम हो, ख़वातीन की तादाद का बढ़ाया जाना हो, ख़वातीन को ज़्यादा स्पेस देना हो, ख़वातीन को आगे बढ़ाना हो, ये मर्दों की इजाज़त के बगैर हो गया। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि आनन फानन में क्यों ये फैसला लिया गया? चलिए ट्विटर हैंडल था उनका, मान लेते हैं आपकी बात, और भी कुछ काम ऐसे थे जो वो कर रहे थे कि उनके दायरे कार से वो अलग थे। आनन फानन में फैसला क्यों लिया गया? आनन फैसला नहीं है, ये बात गलत है कि आनन फानन फैसला लिया। ये कई बार कानपुर के इजलास में इस पर सवाल खड़े हुए थे, लखनऊ के इजलास में सवाल खड़े हुए थे, और आनन फानन में कहाँ से हुआ? आप बताइए, मार्च में कमेटी बनाने का फैसला हुआ, कमेटी की सिफारिशात जून में पेश की गई सदर साहब को, सदर साहब ने भी अपना वक्त लिया, फिर उसके बाद जनरल सेक्रेटरी साहब ने तमाम ख़वातीन को मुख्तलिफ़ कमेटियों में इनकॉर्पोरेट किया। उसके बाद 10 अक्टूबर को ख़त लिखा गया। और क्या ख़त लिखा, ये नहीं, असल में मेरे बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बात, ये गलतफहमी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग डेलिबरेटली पैदा की जा रही है कि विमेन विंग को ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म नहीं किया गया, सिर्फ दायरेकार मुतय्यन करना है, सिर्फ ज़वाबित बनना है। देखिए, बोर्ड के अंदर कोई कमेटी बनती हो, कोई भी कमेटी बनती है, उसका पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होता है, उसके हुदूद मुतय्यन होते हैं, उसका दायरेकार मुतय्यन होता है, और सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में होता है। और यही वाहिद कमेटी थी जिसका कोई दायरेकार मुतय्यन नहीं हुआ था, जिसके कोई ज़वाबित नहीं बनाए गए थे, जिसका फॉर्मेट तय नहीं हुआ था, और इसने काम शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कब बनी थी ये कमेटी? मैंने बताया 2015 में ये ऐलान हुआ। 15 में ऐलान हुआ, ठीक है, यानी तभी से काम करना शुरू कर दिया होगा। तो ये जो इतना लंबा पीरियड गुजरा, 22 चल रहा है, तब से लेकर अब तक इनका दायरा कार मुतय्यन क्यों नहीं हुआ, तय क्यों नहीं किया गया कि ये लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और तब तक काम करते रहे? हाँ, अभी भी काम करेंगे, आइंदा भी काम करेंगे, इससे कोई रोक नहीं रहा है ख़वातीन को। आपने रोका ना? रोक तो दिया आपने काम करने से, इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। देखिए, इस्तीफ़ा क्यों दिया वो खुद ही बताएंगे उसको। हमने विमेन विंग के काम को वक्ती तौर पर मौकूफ़ किया है, सस्पेंड किया है, और ये कहा गया है कि उसके ज़वाबित बन जाने के बाद में उसको दोबारा रिवाइव कर देंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस्लाह माशरे को और क्या काम करेंगे ख़वातीन?
यही है ना, इस्लाह माशरा का काम करना, मुस्लिम माशरे के अंदर इस्लाह का काम करना, तफ़हीम शरीयत का काम करना, दारुल क़ज़ा के में काम करना और लीगल कमेटी में काम करना, यूनिफॉर्म सिविल काम, ये सब कामों में तो हमने उनको शामिल कर लिया, बाज़ाब्ता शामिल कर लिया। हर कमेटी के अंदर ख़वातीन है इस वक्त, आप बिठा के देख लीजिए। ये एक एडिशनल काम था जो वीमेन विंग के तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, उसके ज़वाबित मुतय्यन होने के बाद वो काम भी शुरू हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि हमने उनको रोक दिया, करने नहीं दिया, गलत बात है ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है जो वो कह रही है। दूसरी बात हमने देखी, ये बात जो आप कह रहे हैं कि हमने यहाँ मीटिंग बुलाई थी, देखिए आप किसी इदारे पर स्वीपिंग रिमार्क्स पास करते हैं और उसका कोई सबूत पेश ना करें और फिर आप देखिए सवाल ही पैदा होता है कि आप सोशल मीडिया में डाल रही हो चीज़ों को। आपने इतने सालों में, आप कह रहे हैं इतने सालों से काम हो रहा है और इतने सालों से खुफिया हाथ काम कर रहा है फलां है, तो आप तो मेंबर है ना बोर्ड की, आप तो आमला की रुकन है ना, आप तो पेश रहती है हर मामले में, तो आपने ये सब मसले क्यों नहीं उठाए बोर्ड के अंदर? आमला की मीटिंग में क्यों नहीं उठाए? चलिए आमला में ना उठाया, आपने सदर बोर्ड को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? आपने एग्जीक्यूटिव जो वो हमारी ज़िम्मेदारान की कमेटी है उसके सामने क्यों नहीं रखा? जब आप इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि अगर वीमेन विंग के सिलसिले में कोई फैसला होता है तब हम जाके इस काम करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि ये इस तरह के बेहुदे, बेबुनियाद, ला यानी इल्ज़ामात बोर्ड पर लगाना जो है, सिवाय उस ज़रिए से आप इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथ मजबूत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यानी आप ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश और दुश्मनों को ताकत पहुंचाने की कोशिश डॉक्टर अस्मा ज़हरा के ज़रिए, इस ख़त के ज़रिए की गई है या इस कदम को उठाने के बाद की गई है? नतीजा तो ये सामने आ रहा है ना। आप मुझे बताइए, ज़किया सुमन जो हमेशा शरीयत की मुखालिफत करती रही है, जो इस मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ख़िलाफ़ हमेशा महादागराई करती रही है मैदान में, शाइस्ता अंबर जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ख़िलाफ़ एक विमेन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना रखा है और मुसलसल अटैक करती है पर्सनल बोर्ड पे, आज वो अस्मा ज़हरा की हिमायत में खड़ी हुई है और बोर्ड पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि विमेन को ख़त्म कर दिया आपने। तो और कौन बगले बजा रहा है इसके ऊपर में? अस्मा ज़हरा साहिबा के जो ख़त है, उनकी जो वीडियो क्लिप्स है, उनके जो बयानात है, उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है मुझे बताइए ना। तो नुकसान किसको हो रहा है? अच्छा, तो फिर इन सब चीज़ों के बाद अगर ये समझा जाए और हम और हमारे व्यूवर्स जो कि इतने टाइम से इस पूरे मुद्दे को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आज आपसे मौका मिला है बातचीत करने का, तो ये बताइए फिर जो ये वुमेन विंग आपने मौकूफ़ किया है, सस्पेंड किया है, इसको आप कब शुरू करने वाले हैं? कब इसके जो दायरे कार हैं वो आप मुतय्यन कर देंगे? ये भी बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब तक जो खबर गई है वो ये है कि आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन आप आज ये कह रहे हैं कि ख़त्म नहीं किया है, मौकूफ़ किया है, जल्दी शुरू हो जाएगा। वो कब होगा? देखिए, जनरल सेक्रेटरी साहब का इस जब ये अस्मा ज़हरा साहबा का ये जो आमला अरकान के नाम ख़त था, ये पब्लिक डोमेन में आया, तो जनरल सेक्रेटरी साहब का फ़ौरन बयान आ गया, फ़ौरन, और उसमें उन्होंने ये साफ वादे कर दिया कि हमने विमेन विंग को तहलील नहीं किया है, ये गलत बात कही जा रही कि तहलील किया गया है, और ना अस्मा ज़हरा साहिबा को कन्वीनरशिप से हटाया है। ये वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर मौकूफ़ किया गया है जब तक कि इसके ज़वाबित न बन जाए। ठीक, अब जो बात आप कह रहे हैं कि ज़वाबित बनाने का काम हमने शुरू कर दिया है और वो बहुत जल्द ज़वाबित बन जाएंगे और इंशाअल्लाह हम अपनी अगली आमला में ये फ़ैसला कर लेंगे कि विमेन विंग को यानी रिवाइव कर दिया जाए या जो ख़वातीन को हमने शामिल किया है अलग अलग कमेटी में, यही काफ़ी है। लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला आमला को करना है, क्योंकि आमला ही ने कमेटी बनाई थी और कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में ही फ़ैसले हुए हैं। तो अब आमला को ये फ़ैसला करना है कि ये विमेन विंग को कब रिवाइव किया जाए और कैसे रिवाइव किया जाए। एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा कासिम रसूल इलियास साहब, क्योंकि अब तक जो हमने तमाम चीज़ें इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ाई, उसमें एक चीज़ निकल कर सामने आई कि कुछ लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर काम करता है। मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ करता हुआ नज़र नहीं आता है, जिसकी जीती जागती मिसाल ये है कि उन्होंने महिलाओं को बिल्कुल साइड कर दिया, क्योंकि महिलाएं आवाज़ उठा सकती थी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये नहीं चाहता कि महिलाएं आगे आएँ और सरकार के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जाती हैं उसमें पेश रहें, क्योंकि उनकी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। सीए और एनआरसी का जो प्रदर्शन था वो उसकी जीती जागती मिसाल है। आपका इस पर क्या कोट है?
पहली बात तो ये है कि ये देखिए, ये जो आप जो जिस मीटिंग के बारे में अस्मा ज़हरा साहबा ने ये कहा कि मुझसे दबाव में दस्तखत करवाई गई, उसकी बात भी वजाहत मैं करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग पर्सनल लॉ बोर्ड को जो इनके ख़त से डैमेज हुआ है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए इसके लिए हुई थी, और उसमें उनको ख़ुद बुलाया गया था मोहतरमा को, और उनसे कहा गया था कि देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो गलतफहमी आपको अगर है तो उसको साफ़ हो जाना चाहिए कि इसको तहलील नहीं किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया इसकी एक्टिविटीज़ को, और अगर इसके बुनियाद पर आपने ये सब बातें लिखी हैं तो उसको वापस लेना चाहिए। और अगर आपका ये ख़्याल है और उसके कोई सबूत आपके पास मौजूद हैं कि बोर्ड के अंदर एजेंसीज़ के लोग बैठे हुए हैं, बोर्ड के अंदर आरएसएस के लोग बैठे हैं, बोर्ड की क़यादत गोदी क़यादत है, तो फिर उसका सबूत पेश कीजिए। इसलिए कि ये तो अगर वाकई अगर हकीकत है इसकी, तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उनको निकालेंगे ऐसे अनासिर को। और अगर ऐसी बात नहीं है तो ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, तो इसको डैमेज कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने तो कोई नाम नहीं लिया, कोई निशानदेही नहीं की, तो उनके ज़रिए से एक बयान तैयार हुआ, यानी वो तैयार इत्तेफाक राय से तैयार हुआ, उसमें वो भी शामिल थी। उसमें ये कहा गया कि हमारे ख़त में, आमला को लिखे गए ख़त में बाज़ नामुनासिब अल्फाज और बातें आ गई थी, मैं उससे रुजू करती हूँ, उसे वापस लेती हूँ। ना हमने उनसे माफ़ी तलब की, ना उन्होंने माफ़ी उसमें लिखी गई थी उस ख़त के अंदर। सिर्फ ये बात कही उन्होंने कि कुछ नामुनासिब अल्फाज आ गए थे, मैं उससे रुजू करती हूँ, है ना। और बोर्ड हमारा मुत्तफ़क़ा मुश्तरका प्लेटफार्म है, और मेरी जो सर्विसेज है वो बाकी जारी रहेंगी, यही बयान था ना उसके अंदर। अब मुझे बताइए कि अगर आपका ये ख्याल था कि वो बयान पे आप साइन नहीं करना चाहती, तो क्या हाथ पकड़ के साइन करवाया गया था? ये जो कहा गया कि हमसे जबरन, क्या जबर किया था भाई? हमारा और आपका मुत्तफ़क़ा मुश्तरका प्लेटफार्म है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे किसी अमल से उसको डैमेज हो रहा है, और अगर आपके पास कोई वाज़ेह सबूत नहीं है, आप कोई सबूत नहीं पेश कर रही, हमने ये भी नहीं कहा कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया आपने, इसके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई होगी या फ़लाँ होगा, बल्कि ये कहा भाई ठीक है, अगर कुछ नामुनासिब अल्फाज आ गए हैं तो बस उसको ये कह दिए कि मैं उससे रुजू करती हूँ, और उन्होंने उसको रुजू कर लिया, और वो बयान पे साइन कर दिए, दस्तखत सब कर दिए। अब वो दस्तखत करके उसके बाद सब बहुत ही खुशगवार माहौल में मीटिंग ख़त्म हुई। उसके बाद वहाँ जो साहिब मेहमान खाना थे, उन्होंने जो है जो साहिब खाना थे, उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया था, ख़वातीन के लिए अलग, हम लोगों के लिए अलग। खाना वाना खाकर वापस चली गई। उसके बाद उन्होंने उसके दे दिया, और ये कहकर दे दिया रिजिग्नेशन उससे अमला से कि वो उस पर दबाव डाल के बयान पे साइन कराए गए। तो मैं भी तो मौजूद था ना वहाँ पे। क्या दबाव डाला गया बताना चाहिए उनको, क्या दबाव डाला गया? अच्छा, मुझ पर कोई ज़बरदस्ती दबाव डाल के कहे मुझ पर कि साइन करो आप, मैं साइन कर दूंगा क्या? भाई आज के ज़माने में कोई पुलिस फोर्स तो हमने रखी थी, कोई डंडा लेके खड़ा नहीं होता कोई आदमी कि भाई साइन करो तो ये कर दें करके। तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं जो वो कह रही हैं, और हम समझते हैं कि ये साफ़ होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ये बात जो आप कहते हैं या कोई और कह रहा है, देखिए असल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कारनामा है कि उसने तमाम मसालिक जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवा देते हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र, तमाम जमातों, तमाम बड़ी तंजीमों, तमाम बड़े तालीमी मदारिस, और वो लोग भी यानी देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, तमाम अहम उलमा, दानिश्वर, सहाफ़ी, उकला, 251 मेंबर्स जो हैं आप उठाकर देख लीजिए पूरे मुल्क से, और हर रीजन को रिप्रेजेंटेशन दिया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, केरला से लेकर मणिपुर तक, आसाम तक, गुजरात से लेकर मगरबी बंगाल तक, पूरे मुल्क के तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया, मर्द और ख़वातीन सब। ये एक बार मैं अमेरिका से लौट रहा था तो लीस्टर में जो
यूके के अंदर शामिल है, एक बड़े अहम आदमी से मुलाकात हुई पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि इलियास साहब, जो काम हम लोग पाकिस्तान में आज तक नहीं कर सके कि तमाम मसालिक और मकाते फ़िक्र को एक प्लेटफॉर्म पे लाके बिठा देना और सबका इस बात पे इत्तेफाक कर लेना कि हम शरीयत की हिफाजत के लिए मिलजुल कर काम करेंगे, ये आप लोगों का, हिंदी मुसलमानों का सबसे बड़ा कारनामा है, सबसे बड़ा शाहकार है और इसको बाकी रहना चाहिए। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इस वक्त में मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी मोहतरमा ने अपनी इस हरकत से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को बहुत नुकसान पहुँचाया है। ठीक, कासिम रसूल साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर कासिम रसूल इलियास। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की छवि को ख़राब करने और साथ ही दुश्मन ताकतों के हाथ मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है, जो कि डॉक्टर अस्मा जहरा ने अपने लेटर के ज़रिए और अपने उस बयान के ज़रिए जो कि ऑडियो क्लिप जारी की है, उन तमाम चीज़ों के ज़रिए सामने रखा है। इसी के साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये भी वजाहत है कि जो वुमेन विंग है, जो महिला विंग है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, उसको तहलील नहीं किया गया है, यानी तहलील यानी ख़त्म नहीं किया गया है, सिर्फ मौकूफ़ किया गया है। मौकूफ़ यानी सस्पेंड किया गया है। पहले उसके जो दायरे कार हैं, जैसा कि हर एक तंजीम में होता है कि कोई शोबा अगर बनेगा तो उसके दायरे कार पहले तय होंगे, तो ऐसे में वुमेन विंग के भी जो दायरे कार हैं वो तय किए जाएंगे, यानी कितनी उसकी हदें हैं, कितना वो काम कर सकती है। उसके बाद बाकायदा ऑन पेपर तमाम चीज़ें आएंगी और उसके बाद फिर से ये शोबा शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लगातार सवालिया निशान उठा रहे हैं, उनको भी कासिम रसूल इलियास साहब ने सीधा जवाब दे दिया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।